नमस्कार। हम अपने देश की आज़ादी का जो है आजकल बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के नाम से। तो इस अवसर पर मैं आपको हांसी, हरियाणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बा है, ऐतिहासिक शहर है, उसके बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ आज़ादी का जो पहला ध्वज था वो कैसे लहराया गया था, वो कैसे मनाया गया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस शहर की कुछ पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। हरियाणा कहते हैं 1966 में बना, 1 नवंबर 1966 में, लेकिन दस्तावेज़ों के अनुसार जो हमारे को ऐतिहासिक जानकारी मिली है कि 200 सवा 200 साल पहले हरियाणा बन चुका था और उसकी राजधानी हांसी थी। तो मैं वहाँ से, क्योंकि और ज़्यादा पीछे जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी, लेकिन मैं वहीं से आता हूँ कि हरियाणा कब बना, उसकी राजधानी थी, और वहाँ से आज़ादी तक क्या क्या बदलाव हुए, कैसे क्या हुआ, वो थोड़ा देना चाहूँगा। थोड़ा सा जब मुग़ल काल के से लेते हैं कि जब मुग़ल काल अपने अंतिम दौर में था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल सत्ता जो है बिल्कुल लुंज-पुंज हो गई थी। चारों तरफ अराजकता का हाल हो गया था। अक्षत्रिय ताकतें अपना सिर उठाने लग गई थी। जगह जगह दक्षिण के अंदर मराठा शक्ति का उदय शिवाजी महाराज के समय में हो चुका था और उत्तर के अंदर सिख संगठित होकर के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में अपना आंदोलन कर रहे थे। और वो जो है एक महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी उत्तर और दक्षिण की। लेकिन उसके बाद जब अराजकता का हाल हुआ तो उसके अंदर और भी ज़्यादा विदेशी शक्तियाँ भी आई। तो आपको पता है पानीपत के युद्ध हुए और वहाँ से चलते चलते हर तरफ उत्तर से लेके दक्षिण तरफ घोर अराजकता का हाल था। यूरोपियन ताकतें अपना भाग्य जमा रही थी, लेकिन इनमें सबसे जो ताकतवर थे वो मराठे थे। तो मुग़ल बादशाह जो था, शाह आलम प्रथम के बाद शाह आलम द्वितीय बैठा, उसको अंधा कर दिया था गुलाम कादिर ने। सहारनपुर का नवाब था, उसने अंधा करके बिठा दिया था। और ऐसी हालत में उसने एक बार फिर समझौता किया मराठों से, और मराठों का समझौता होने के बाद तो अहमद शाह आलम द्वितीय के नाम पर लाल किले का पूरा नियंत्रण मराठों के हाथ में आ गया। ये वो दौर था जब हमारा जो हरियाणा जिसको आज हम बोल रहे हैं, इसका बीच का हिस्सा अगर हम लेकर के चले भट्टू हिसार के पास, और इधर पटियाला की सीमा से लगता हुआ फिर जींद का इलाका, फिर बहादुरगढ़ का इलाका, फिर इधर जो है भिवानी से थोड़ा आगे तक का इलाका, ये सारा जो इलाका था, ये बीच का जो हिस्सा था, ये लावारिस हो गया था। क्योंकि सिखों की जो शक्ति थी ये एक बार दिल्ली तक चली गई थी, लेकिन जैसे ही मराठे आए तो उनसे इनके संघर्ष हुए, एक समझौता हुआ, तो सिखों को अक्षेत्र दे दिए गए। बीच का जो हिस्सा था ये दिल्ली दरबार के साथ अटैच कर दिया गया, लेकिन ये एक लावारिस हिस्सा था। और एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था 1784 के आसपास। उन्हीं दिनों बेगम समरू जो है उत्तरी भारत के अंदर, मेरठ के पास सरदना की बेगम समरू, और यहाँ आपा खांडे राव हमारे हरियाणा के अंदर, जो जिसको महेंद्रगढ़ बोलते हैं, उस ज़माने में इसका नाम कानौड़ था। तो आपा खांडे राव जो था वो मराठों का एक बहुत बड़ा सरदार था। ये उसकी जागीर दे दी गई थी कि वो इस क्षेत्र के अंदर रहे। लेकिन एक माधवराव सिंधिया जी से उनका आपस में मनमुटाव हो गया, तो वो हाशिए पे था। तो उसी ज़माने में एक अद्भुत एक शक्ति यहाँ पर होती है यूरोपियन, उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। ये बेगम समरू का सेनापति रहा था। इसके बारे में पुरानी जानकारी देना चाहूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं यहीं से शुरू करता हूँ। वहाँ उसने अपने, क्योंकि ये एक अनपढ़ था, अकेला यूरोप से आया मजदूर था, और यहाँ आने के बाद यहाँ की हालत देख के इसने अपने आप को राइज किया। यहीं से इसने लोगों को, नौजवानों को संगठित करके एक गिरोह बनाया
उस ज़माने में जो ये संगठन होते थे बना बना के, और भाड़े के सैनिक बोलते थे, ये राजे रजवाड़ों के लिए लड़ाइयाँ लड़ती थी। तो बेगम समरू की सेना को इन्हें संगठित किया, वहाँ दोआब से इसने कर वसूल किया और किया, लेकिन क्योंकि सेनापति बना दिया गया था, वहाँ फ्रांसीसियों की इसकी बनी नहीं। फ्रांसीसियों ने इसको बेगम समरू को बहका करके इसको वहाँ से निकलवा दिया। इधर जो है हमारे हरियाणा क्षेत्र के अंदर में जो दक्षिण हमारा हरियाणा है, जिसको रेवाड़ी झज्जर का जो इलाका है, आजकल जो मेवात का इलाका है, ये सारा का सारा एक अलग रियासत थी और इसका नियंत्रण था आपा खांडे राव के हाथ में। लेकिन जब आपा खांडे राव से माधोराव सिंधिया ने हाथ हटा लिया तो उसके बाद यहाँ के जितने भी जमींदार थे उन्होंने उसको कर देना बंद कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति होगी खराब, तो उसने जॉर्ज थॉमस से समझौता किया, क्योंकि वो बेगम समरू से निकल चुका था। 250-300 आदमियों का उसके पास घुड़सवारों का एक दस्ता था। तो आपा खांडे राव से उसका समझौता होता है 1794 में। 1794 में उसको सबसे पहला काम दिया जाता है कि मेवात से कर वसूल करें। तो मेवात इलाका बहुत पुराने समय से बागियों का इलाका माना था कि ये हुकूमत की कभी परवाह नहीं करते थे और ये अपने हिसाब से ही रहते थे। लेकिन जॉर्ज थॉमस ने इनके ऊपर एक नकेल कसी और वहाँ से पूरा का पूरा मेवात क्षेत्र से इसने कर वसूल किया और आपे खांडे राव का खजाना भर दिया और उसका एक मजबूत सेनापति के रूप में ये उभर के सामने आया। हालत ये हो गई कि दिल्ली के आसपास ये एक मजबूत सेनापति साबित हुआ और आपा खांडे राव को भी एक मजबूत जागीरदार बना दिया। अब होता क्या है, इसकी जो लड़ाई करने का तरीका था, यहाँ के लोगों का जो इसको साथ मिला हुआ था, जो यहीं से इसने तैयार किए थे अपने सैनिक, उससे सारा राजे रजवाड़े आसपास के घबराने लगे। इसको कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि आपा खांडे राव भी इससे घबराने लग गया कि कहीं ये तेरे लिए खतरा ना बन जाए। तो शाह आलम द्वितीय ने, हांसी के अंदर एक मुग़ल फैमिली रहती थी उन्हीं के परिवार की, तो यहाँ इलियास बेग थे जो उसके दिल्ली दरबार के दरबारी थे, उसके जिम्मे लगाया कि तुम इस जॉर्ज थॉमस को इस जो लावारिश इलाका है इस ये सौंप दो, ताकि ये हमारा एक कभी हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा, हमारे साथ जुड़ा रहेगा और इसको भी राज करने का एक जगह मिल जाएगी। तो इलियास बेग ने इससे संपर्क किया और ये सारी चीज़ उसको दिखाई। हांसी लाया। हांसी एक लावारिश, क्योंकि ऐतिहासिक शहर था, चार दीवारी के अंदर, ये कभी किसी ज़माने में बहुत सुरक्षित और उत्तरी भारत का हब था, मतलब हार्ट जिसको बोलते हैं राजपुताना का, ये था। लेकिन इन दिनों में ये बहुत बड़ा धस जिला, इसकी आबादी भी बताते हैं कि लगभग 250-300 के करीब यहाँ लोग रह गए थे, बाकी निकल गए थे क्योंकि लूटमार हो रही थी। फिर ये यहाँ अराजकता का माहौल था और अकाल पड़ चुका था। तो इसने आपा खांडे राव से बात की। जो थॉमस, आपा खांडे राव ने सोचा ठीक है तेरे से थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन ये तेरा सेनापति भी रहेगा, तेरे लिए भी काम करेगा। तो उस ज़माने में जो थॉमस ने झज्जर में अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं जहाजगढ़ के अंदर इसने अपना सेना रखता था। जहाजगढ़ का किला उसी ने बनाया था, जॉर्जगढ़ बोलते थे उसका नाम, बाद में इसका नाम जहाजगढ़ पड़ गया, कच्चा किला था। तो जैसे ही हांसी के अंदर इसने अपना राजधानी बनाने का प्रोग्राम बनाया, इसकी सारी स्थिति देख के, क्योंकि ये बीच में था, सुरक्षित था, तो इसने सबसे पहले क्या किया, शहर के 2 भाग करके जो वर्तमान हम किला देख रहे हैं इस भाग को इसने ऊंचा उठवाया और ये सामरिक दृष्टि से सुरक्षित जगह बनाई। इसके ऊपर अपने भवन बनाए, सब कुछ बनाया। किले के साबत के हमारे को पेंटिंग्स मिली हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं, उस ज़माने के एक दस्तावेज मिले हैं, उनमें पूरा डिटेल दिया गया है इसके बारे में। तो इस तरह से 1794 से लेके 1798 तक निरंतर काम करके जब पूरी तरह से तैयारी हो गई तो 1798 में जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा नाम से एक अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और हांसी उसकी राजधानी थी। नक्शे वगैरह सभी चीज़ें, दस्तावेज उपलब्ध हैं, इनको कभी भी देखा जा सकता है। खैर, बाद में यहाँ बड़ी हलचल हुई और मराठों का जनरल था पैरान फ्रांसीसी, वो इससे बहुत जड़ता था और उत्तरी भारत क्या क्या राजपुताना से लेके और लाहौर तक और इधर दोआब से लेके दिल्ली तक का जो इलाका था, ये जॉर्ज थॉमस से घबराने लगे। तो सब ने मिल करके एक संयुक्त दल बनाया ताकि हम इसको हरा दें। और नवंबर
1800 में एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाजगढ़ के अंदर। वहाँ ये लड़ाई अक्टूबर में, तो वहाँ ये लड़ाई जो शुरू होती है तो सितंबर अक्टूबर में वहाँ लड़ाई, तो 2 महीने तो वहाँ चलती है। तो जॉर्ज थॉमस की सेना थी 10,000, लेकिन लगभग मराठों का संगठित दल था 50,000, तो वहाँ इसको काबू नहीं कर सके। आखिर एक बार ये वहाँ रात के समय अपने कुछ साथियों को साथ लेकर निकल के हांसी आके दोबारा मोर्चा लगाया। 1 महीने यहाँ झगड़ा चलता है, नवंबर के अंदर यहाँ आ जाते हैं, फिर लड़ाई चलती रहती है। लेकिन इसके पास 700 आदमी रह जाते हैं इस किले में, और मराठा सेना तो बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी इसको नहीं हरा सकी। और हांसी के किले के दरवाजे के बाहर हिंदुस्तान में आखिरी राजाओं की लड़ाई होती है, यानी हरियाणा का राजा जॉर्ज थॉमस और मराठा शासक और मुग़ल शासक के जो सैनिक थे उनके बीच में। और यह बहुत घमासान झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है कि मराठा जो सेना थी उनको समझौता करना पड़ा जॉर्ज थॉमस से, और जनवरी 1801 में जॉर्ज थॉमस हांसी को छोड़ करके एक समझौते के तहत चला गया। हालांकि उसके बाद में यहीं बहरानपुर बंगाल जाते हुए मृत्यु हो गई थी, वो भी एक रहस्य है। खैर, उसके बाद नियंत्रण आ गया मराठों के हाथ में। अब मराठों के हाथ में नियंत्रण आया तो मराठा सेना में एक सेनापति, इनका कैप्टन था जेम्स स्किनर, और उसका भाई रॉबर्ट स्किनर। ये दोनों उसके मतलब है कैप्टन थे मिलिट्री के अंदर। तो जब यहाँ जो है नियंत्रण कर तो लिया, लेकिन वो इसको संभाल नहीं पाए। एक बार दोबारा फिर क्षेत्र में अराजकता का दौर हो गया। इधर क्या हुआ, जॉर्ज थॉमस के हटते ही मराठाओं के लिए, हालांकि जॉर्ज थॉमस एक दीवार था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक है ये अलीगढ़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अनूप शहर से, क्योंकि ये मराठों के हक में खड़ा हो जाता था। लेकिन मराठे इसको समझ नहीं पाए, और जैसे ही जॉर्ज थॉमस गया, अंग्रेज़ों ने बहुत तकड़ी शासक चली, सबसे पहले मराठों को ही हराया। और अगर जॉर्ज थॉमस को नहीं हराते तो ये जेम्स स्किनर का कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी हिंदुस्तान पे शासन नहीं कर पाती, और हिंदुस्तान की सीमाएं कहाँ तक होती अगर मराठे जॉर्ज थॉमस को अपना सेनापति बना लेते, तो कल्पना से बाहर है। ये जेम्स स्किनर की ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। खैर, जो हुआ उसके बाद दक्षिण के अंदर मराठे अंग्रेज़ों से हार गए, और वहाँ सरजी अर्जुन गांव के अंदर एक संधि हुई। उसके तहत उत्तरी भारत पूरा मराठों को खाली करना पड़ा। नियंत्रण जो था अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, लाल किले के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि जॉर्ज थॉमस जब जा रहा था तो उसने लॉर्ड वेलजली को रास्ते में एक बात बताई थी। ये अलग बात है कि उसका अंग्रेज़ों से क्या संबंध है, अंग्रेज़ उसे धोखा कर रहे थे, लेकिन उसने वो एक विश्वास उनको कर गया। लॉर्ड वेलजली को उसने बताया कि जो सेना मैं हांसी में छोड़ के आया हूँ, अगर आपने उसको अपने साथ जोड़ लिया तो आने वाले समय में आप लोगों की फतेह को कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात को अंग्रेज़ों ने गंभीरता से लिया। उन्होंने सबसे पहले हांसी के अंदर सैनिक छावनी की स्थापना की 1803 में, और यहाँ 1803 में सैनिक छावनी, उत्तरी भारत की पहली सैनिक छावनी जो है अंग्रेज़ों ने उत्तर पश्चिम में स्थापित की, तो वो हांसी में स्थापित की थी। और यहाँ उन्होंने जेम्स स्किनर जो मराठा सेना में थे, बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गया, वो और उसका भाई रॉबर्ट स्किनर, तो उन्होंने उसको यहाँ तैनात किया, क्योंकि ये एक क्षेत्र का जानकार था और बहुत ही बहादुर, और वो देसी सैनिक मानते थे उसको अंग्रेज़ नहीं माना जाता था जेम्स स्किनर को, क्योंकि उसकी माँ राजपूतनी थी, वो यहीं की पैदाइश था। तो जो उसके जुम्मे लगाया कि यहाँ हांसी के आसपास के घुड़सवार एक दस्ता तैयार किया जाए नौजवानों को भर्ती करके। तो जेम्स स्किनर ने यहाँ स्किनर हॉर्स रेजिमेंट नाम से एक सैनिक दस्ते की स्थापना की, और उसके 3 टुकड़ी बनाई। उसमें एक में उसका भाई, एक में खुद, और एक उसके दोस्त था फ्रेजर। वो तो तीनों के अलग अलग जगह ट्रेनिंग सेंटर भी था। और हांसी के अंदर आज भी चारों तरफ स्किनर स्टेट के नाम से ये ज़मीन जायदाद मानी जाती है। वो बाद में चलेंगे, कभी बताएंगे। खैर, जब ये सैनिक छावनी स्थापित हो गई, धीरे धीरे यहाँ नियंत्रण स्थापित हुआ। सैनिक छावनी के अंदर स्किनर हॉर्स के अलावा बंगाल कैवलरी थी। हरियाणा जो जॉर्ज थॉमस की सेना थी उसको हरियाणा इन्फेंट्री कहा जाता था।
तो हरियाणा इन्फेंट्री भी यहाँ थी। तो इस तरह से एक मजबूत सैनिक दस्ता जब बना तो उन्होंने इस एरिए में जो अराजक तत्व थे उनको कंट्रोल करके सिरसा तक, इधर दक्षिण के अंदर भिवानी रीसा क्षेत्र के अंदर पूरा नियंत्रण कर लिया। और नियंत्रण करने के बाद उन्होंने जब दिल्ली से आगे अपना नियंत्रण किया तो टेरिटरी जो बनी उसके अंदर हांसी को जिला बनाया 1812 में। 1812 में हांसी को जिला बनाया, फिर बंदोबस्त हुआ। इस तरह से यहाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से शासन स्थापित हो गया। तो जेम्स स्किनर जो था यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से एक सैनिक का अधिकारी था। उसके बाद डीसी वगैरह यहाँ जो कलेक्टर बोलते हैं वो तैनात होते रहे और भूमि की पैमाइश हुई। इसके बाद जो है क्या होता है 1832 के अंदर हांसी को हटा करके हिसार जिला बनाया गया। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण क्या था कि हांसी के चारों तरफ नमी बहुत थी, यहाँ चारों तरफ तालाब बहुत थे। उन तालाबों में बरसात का पानी गर्मियों में सड़ने लगता था, उससे यहाँ एक मच्छर पैदा होता था जो यूरोपियन के लिए बड़ा हानिकारक था और घोड़ों के लिए। तो एक खुश्क जगह चाहिए थी। तो हिसार में जो है वो भी, क्योंकि जो थॉमस का नए सिरे से बसाया हुआ शहर था हांसी की तर्ज के ऊपर, तो वहाँ वही चार दीवारी थी, तो खुश्क शहर था। उन्होंने उसको जिला बनाया और अपना नियंत्रण वहाँ से शुरू कर दिया। चार दीवारी के अंदर दफ्तर बनाए और 1832 के अंदर वहाँ जिला बन गया। अब होता क्या है, अब आप देखिए ये वो समय था जब हिंदू मुसलमानों में आपस में भेदभाव नहीं था। धर्म के नाम पे तो भेदभाव था, भाई आप सनातनी है, मंदिर पूजक है, और वो जो है अल्लाह मस्जिद पूजक है, लेकिन उनके अंदर आपस के अंदर वैर भाव नाम मात्र को कोई भी ऐसी भावना नहीं, क्योंकि वो कन्वर्टेड हिंदू थे। वो एक ही बात बोलते थे, भाई हमने अपना धर्म बदला है लेकिन हमारा रक्त एक है। तो इस तरह से आपस में प्यार की भावनाओं के एक उदाहरण था। और इस तरह से होते होते क्या होता है कि 1857 तक जाते जाते कुछ बातें ऐसी होती हैं। उसका एक मेन रीज़न क्या था कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ भारत के अंदर पूरा नियंत्रण किया तो ईसाई जो धर्म गुरु थे उन्होंने ईसाइयत फैलाने के लिए यहाँ पर काम शुरू किए और पोप आने शुरू हो। यहाँ जो है ना, पोप ने अपने पादरियों को भेजना शुरू किया, उनके नाम वगैरह है सब कुछ। उन्होंने धीरे 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 यहाँ धर्म फैलाने की कोशिश की, एक तो प्रचार से और दूसरा ताकत से। तो प्रचार से वो नहीं फैला पा रहे थे, उन्होंने ताकत से भी कोशिश की तो उसमें वो सफल नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ दो चीज़ें धार्मिक भावना भड़का सकती हैं, एक तो गाय, एक सूअर। क्योंकि हिंदू गायनी को माता मानता है और सूअर को इस्लाम धर्म में वर्जित माना जाता है, उससे नफरत करते हैं। तो इसलिए इन दोनों की भावनाओं को कैसे भड़काया जाए, जबकि ईसाई धर्म के अंदर ना गाय वर्जित है ना सूअर वर्जित है। तो ईसाई आदमी पोर्क भी खाता है और बीफ भी खाता है। तो उन्होंने वो षड्यंत्र जिसको हम चर्बी वाला कारतूस बोलते हैं उसका फ़ायदा उठाया। उस जमाने में जो वो राइफ़ल आई थी, एल्फर्ड राइफ़ल, और उसके अंदर जो कारतूस के ऊपर चर्बी लगाई जानी थी, उन्होंने गांव से सूअर की चर्बी लगवाई जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत। हालांकि उनको बहुत से अधिकारियों ने रोका कि आप ऐसा मत करें, ये बहुत नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन उसके पीछे क्या था कि धर्म के नाम पे अगर पथ भ्रष्ट हो जाता है तो धर्म से निकाल दिया जाता है। इस्लाम धर्म हो या सनातन धर्म हो, कि अगर गाय का मांस खा लिया तो आपको कह दिया जाएगा कि आप अब धर्म भ्रष्ट हो गया, बाहर निकलिए धर्म से, उसका सोशली बायकाट हो जाता है। इसी तरह से इस्लाम में बाई चांस सूअर का मांस खा जाए और पता लग जाए तो उसको इस्लाम से निकाल दिया जाता है या बायकाट हो जाता है। और वो ज़माना वो था जब पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत कम थी और लोग जो है अपने धार्मिक गुरुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, धर्म के पक्के थे। अनपढ़ थे लेकिन मेल जोल था तो धर्म के भी पक्के थे। तो जब ये बात उन्होंने कारतूस के ऊपर लगाने के बाद प्रचार भी खुद करवा दिया अपने नीचे के जो कर्मचारी उनके द्वारा, ताकि ये लोग जो सैनिक धर्म भ्रष्ट हों और बाद में हम ईसाई लोग जो मिल करके उनको कहें आप ईसाई बन जाओ, हमारे यहाँ सूअर भी वर्जित नहीं है और बीफ भी वर्जित नहीं है, गाय का मांस भी वर्जित नहीं है। तो लेकिन वो उल्टा पड़ गया। 1857 का एक गदर हुआ और गदर के अंदर हमारे हांसी के अंदर जो गदर हुआ उसके अंदर देखिए उदाहरण है, हिंदू मुस्लिम ने मिल करके लड़ा था। जहाँ लाला हुकमचंद जैन, देखिए जैन बिरादरी
जिसको बहुत ही शांति प्रिय माना जाता है, लाला हुकमचंद जैन, वो अगवा थे हिंदुओं के। और मुस्लिम के थे मिर्ज़ा मुनीर बेग, जो मुग़ल वंश से थे, अकबर की फैमिली के थे, हांसी में रहते थे। इन दोनों ने मिलकर के अगुवाई की और यहाँ बहुत घमासान लड़ाइयाँ हुई हांसी और हिसार के अंदर। लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है? हांसी छावनी से होती है। यहाँ पुट्ठी गांव से घुड़सवार था, मैं कैदे खां जो घुड़सवार, उसने जो है यहाँ अंग्रेज़ अधिकारियों को मारा। 11-12 अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए, जो बच के भाग सके भाग गए। और वो ही घुड़सवार जो सकिंदर और रिसाला था, फिर बंगाल कैवलरी के लोग आ गए थे, हांसी इन्फेंट्री के, फिर वही दस्ते चले गए हिसार। हिसार के अंदर उन्होंने बगावत का बिगुल बजाया। वो सब दस्तावेजों में उपलब्ध है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो बताना था कि लेकिन बाद में वो विद्रोह दब गया। उसके क्या कारण थे वो अलग आप कभी हम आपको बताएंगे या आप दस्तावेजों पढ़ लेंगे। मैं जो जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ वो आपको जान के ताज्जुब हुआ कि मेरे पास उन लोगों ने भी बताया जिन्होंने हांसी में 1857 का गदर का सारा नज़ारा अपनी आँखों से देखा था। अब आप कहोगे जी इतना लंबा आदमी कैसे जिंदा, तो मैं बताऊंगा। मुझे ऐसे 2-3 बुजुर्ग मिले थे जिनके दादाओं ने वो नज़ारा देखा था और उनको अपने दादाओं से वो जानकारी उनके बचपन में मिली थी। और वो लोगों की जब मैंने बात की तो कम से कम उनकी आयु 90 साल की थी। ये 2004 में मैंने जानकारी उनसे हासिल की थी। तो 2000 से लेकर 2004 के बीच में जब मैं हांसी के इतिहास पे कार्य कर रहा था, तो हांसी के अंदर ऐसे बुजुर्ग लोग जिंदा थे जिन्होंने 1857 की भी जानकारी थी, जिनके पास 1942 की जानकारी भी थी, पूरा स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी का आंदोलन भी जिन लोगों ने देखा था, और 1947 का आंदोलन भी देखा था। अब होता क्या है, 1857 के बाद हुकूमत चली गई इंग्लैंड की महारानी के हाथ में। अब महारानी के हाथ में जाने के बाद वहाँ पूरा विश्लेषण हुआ, देखा गया कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ, लोगों में विद्रोह क्यों हुआ। उसको दबाने के लिए और पूरा नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनी। अब अधिकारी आने लग गए। अब यहाँ पर इंग्लैंड से ट्रेंड पढ़े लिखे अधिकारियों को भेजा जाने लगा। उनके 2 काम थे, एक हुकूमत के बीच में, आम जनता के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, विकास कार्य किए जाए, और उनके जो अंदर विद्रोह की भावना उसको दबाया जाए या उसको मतलब है कि उनके अंदर सहिष्णुता पैदा की जाए। और उसके लिए उन्होंने कई बोर्ड बनाए, जैसे आज भी हमारे बोर्ड होते हैं, उनके नॉमिनेट किए जाते हैं लोग। वो एक तालमेल होता है सरकार के और आम जनता के बीच में, बोर्ड के मेंबर चेयरमैन जो बनाए जाते हैं। आज भी वो परंपरा लागू है। तो वो अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। तो उन्होंने सर, दौड़पोश, लंबरदार, सफ़ेदपोश, राय साहब, ये जैसी पदवियाँ देनी शुरू की। और वो सरमाएदार, आम आदमी को उन चीज़ों से मतलब नहीं था। जो धनवान थे, पैसे वाले थे, या कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे या समाज के अगवा थे, वो जाके एक किस्म में दरबारी बन जाते थे। तो उनके साथ ये शब्द लगते थे तो समाज में उनका रुतबा बढ़ता था और वो तालमेल का काम कर रहे थे। ये चलते 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 हम आ गए 1885 तक। 1885 तक सब कुछ मिलजुल के बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक जो विस्तारवादी नीतियाँ थी उससे दूसरे देशों के अंदर कब्जे, ये वो चल रहा था, और थोड़ा विज्ञान भी आगे बढ़ रहा था। तो इसके साथ साथ 1885 में A.O. हुम और एनी बसंत ने बॉम्बे के अंदर कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस के स्थापना का उसका मतलब ये था कि ये एक ऐसा दल बनाया जाए जिनके अंदर यहाँ भारतीयों को साथ जोड़ा जाए, अंग्रेज भी हों, और मिलजुल के हुकूमत कर इनके बीच के अंदर ये एक आपस में मेल जोल का काम करें। और उन्होंने उस ज़माने में जो अगुवा लोग थे समाज के, क्योंकि एक सिस्टम का राज आ गया था, तो बड़े बड़े लोग आ गए थे। अब उन्हें मोतीलाल नेहरू जैसे बहुत धनवानों को साथ में उन्होंने जोड़ना शुरू किया, क्योंकि पैसा भी, रुतबा भी और साथ भी। तो इसी तरह से उन्होंने हमारे देश के 2 नौजवानों को और अपने साथ लिया, एक मोतीलाल नेहरू जी के लड़के जवाहरलाल को और गांधी जी को। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है ना गांधी जी थे, जो बैरिस्ट्री करके वहाँ थे, और
इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू जी पढ़ ही रहे थे। अब इनको, क्योंकि इनका पूरी तरह से पालन पोषण सारी मानसिकता विदेश में थी, तो इनको साथ जोड़ने में आसानी हो गई, इनको लिया ही। इसके साथ साथ वो धीरे 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 आगे प्रोग्राम बढ़ता चला गया और एक कांग्रेस का जो है परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब उसका अंग्रेज़ों से निकल के उसका नियंत्रण, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो है भारतीय आ गए, और वो भारतीय लोग एक किस्म से सेतु का काम कर रहे थे। आपने देखा होगा कितने भी क्रांतिकारियों के अलग आंदोलन थे और कांग्रेस के अलग आंदोलन थे। उसके अंदर कांग्रेस प्रो सरकार काम कर रही थी। अगर कोई भी आदमी उनके खिलाफ जा रहा था तो उसको कांग्रेस से निकाल दिया जाता, चाहे नेताजी हो या और हो। अब यहाँ एक बात और पैदा होती है कि जो मुस्लिम लोग 1857 में हिंदुओं के साथ मिलके कोई भेदभाव नहीं था, काम कर रहे थे, तो अब उनमें भेदभाव क्यों हुआ? उसके पीछे एक रीज़न और आ गया था कि जैसे जैसे साम्राज्यवादी ताकतें मजबूत होती जा रही थी, तो उनका पहला था कि जहाँ जहाँ भी मजबूत संगठन है उनको उनके अंदर खंडन पैदा करो, उनको हटाओ। तो एजुकेशन तो बढ़ी गई थी ज्योतिबा फूले के कारण, और सरकार की नीतियों के कारण स्कूल खुल गए थे, एजुकेशन बढ़ी थी, लोग पढ़ने लग गए थे। तो उसके साथ वो पढ़ाई भी ऐसी थी ना, तो वो हुकूमत के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। तो अब होता क्या है कि मेन समाज की जो धड़ा था, अब उसके अंदर फूट डालने का एक ही था, भावनाओं को भड़काएं। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, साम्यवादी ताकतों ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक दीवार शुरू की, खड़ी करनी। धीरे धीरे स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं। उधर मुस्लिम लीग बननी शुरू हो गई, इधर जो है आरएसएस जो हमारे हिंदूवादी संगठन थे उनके मुकाबले में इधर इन्होंने भी संगठित होना शुरू हो गया। और वो संगठन जो है आपस में बढ़ते 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 बढ़ते, और नेहरू और गांधी जो है वो ऊपर से लीपापोती करते जा रहे थे। अब उनकी नीतियाँ कुछ ऐसी थी कि वो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से इनके अंदर भेदभाव शुरू हुए। मैं जब रामलीलाओं का इतिहास लिख रहा था हाँसी का, मेरे सामने ये चीज़ें आई कि हाँसी की रामलीलाओं के विकास में मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था प्रारंभ में, लेकिन जैसे जैसे ये भावनाएं सामने आई तो उनके अंदर टकराव होने लग गए। जैसे आज हम देखते हैं कि मस्जिदों के ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं, तो हिंदू संगठन के लोग संगठित होकर हाथों में हथियार लेकर निकलते थे। ये परंपराएं उस ज़माने से शुरू हैं, ये अब नहीं हुई हैं। कभी आप ये सोचते हो अभी से हैं, नहीं। मेरे को हाँसी में उदाहरण मिले हैं कि यहाँ मस्जिदों से भी उस ज़माने पत्थर या मांस फेंकना शुरू कर दिया गया था जब राम सीता की बारात मस्जिद के सामने निकलती थी। इसी तरह से जब ताजिए निकलते थे तो इधर से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाती थी। तो टकराव की नीतियाँ थी, लेकिन वो टकराव आपस में जो मौजूद लोग थे वो आपस में ठीक कर लेते थे। लेकिन ये बड़ा जड़ पकड़ता चला गया, एक किस्म से कट्टरता बढ़ती चली गई। जो पुराने जो लोग थे, सहिष्णु लोग थे, हालांकि हाँसी के जो पहले म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे मुग़ल वंशीय मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ार बेग, जो 1857 के क्रांतिकारी हमारे हुए हैं, मुनीर बेग के, उनके वंशज थे, उनके पोते थे, पढ़े लिखे थे और ये पहले बहुत अच्छे सुलझे हुए आदमी थे। तो इनका सारा शहर कहना भी मानता था। तो इधर हमारे हाँसी दूसरे थे शेर सिंह चौधरी, जिसका चौधरी मोहल्ले में मकान चौधरी मोहल्ला उन्हीं के नाम से है। तो शेरी चौधरी भी बोलते थे उनको। चौपटे में उनका बहुत बड़ी एक जगह थी बैठने उठने की। तो जिन लोगों ने देखा वो बताते थे कि अगर कोई आपस में तनाज़ा हो गया तो वो मिलजुल के आपस में ख़त्म कर लेते। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ हाँसी के बारे में। तो हाँसी के अंदर जब स्वतंत्रता आंदोलन की बातें स्टार्ट हुई तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व बना, तो हाँसी में गांधी जी भी आए, सुभाष चंद्र बोस भी आए, नेहरू जी भी आए, सरोजिनी नायडू भी आई, और भी बहुत से नेता थे वो लोग यहाँ आए। इसी तरह से कम्युनिस्ट नेता भी यहाँ आने शुरू हुए और यहाँ मिलजुल के क्या था कि लोगों को ज़्यादा इस बारे में पता नहीं था। अब कुछ ही लोग जो थे वो प्रचारक बन करके कांग्रेस का काम करते थे। आज़ाद चौक में वो संगठित होते थे, यहाँ से नारे मारते हुए लाल सड़क आते थे झंडे हाथ में ले करके। जब भी कोई गांधी जी कांग्रेस का कोई आंदोलन की बात आती थी
तो वो अपना एक उपस्थिति दर्ज करवा देते थे। लेकिन क्रांतिकारियों के अंदर यहाँ क्रांतिकारी भी थे। उनमें जति पूर्णानंद जी, जो आर्य समाज स्कूल है उससे थोड़ा सा आगे चल के उनकी समाधि बनी हुई है, वो थे भगत सिंह के साथी और चंद्रशेखर आज़ाद के साथी। और तो उनका जब पता चला कि ये गरम दल के नेता हैं तो हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया और बताते हैं फिरोजपुर जेल के अंदर उनको यातना देके शहीद कर दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के अंदर हमारे यहाँ जो शहीद हुए थे 4, मुनीर बेग, लाला हुकमचंद जैन, मुर्तजा बेग और फ़कीर चंद, उसके बाद ये एक अकेले शहीद हुए हमारे हाँसी से, तो जिनका नाम था जति पूर्णानंद, उनकी समाधि है। अब यहाँ ज़्यादा आंदोलन का अंदर लोग हिस्सा कम, बस 20-25 लोग जो है वो नारेबाजी करते थे, ये सब कुछ चलता रहा। अब 1900 यहाँ से कुछ लोगों ने अधिवेशनों में ही भाग लिया, बाहर गए हैं। मेन आदमी जो इस क्षेत्र से थे वो लाजपत राय अलगपुरा थे, लाजपत राय अलगपुरा, क्योंकि वे उस ज़माने में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में साइंस के विद्यार्थी थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और दिल्ली से ही वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे। उन्हीं के कारण यहाँ कांग्रेस में भी काफ़ी जो है ना प्रभाव बढ़ा था। यहाँ किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी उन्होंने अगवा किया था सेकेंडर स्टेट का। तो कुल मिला करके ये जो चला, अब यहाँ टकराव भी साथ साथ चलता रहा। अब यहाँ एक कहानी क्या होती है 1946 की, मैं आपको बताता हूँ। 1946 के अंदर हाँसी में रामलीला के दिनों में एक घटना घटती है कि रामचंद्र जी की जो बारात है वो दिल्ली दरवाजे से होके चौपटा, चौपटे से होकर के वो सीधी छाबड़ा चौक से होते हुए यहाँ बजरिया चौक, बजरिया बाज़ार से होते हुए जो मक्कड़ साहब हमारे विधायक हैं स्वर्गीय अमीर चंद जी मक्कड़, उनके मकान के आगे धोला कुआं से गोल कोठी, गोल कोठी से डड्डल पार्क में गुसाई गेट मठ था। यहाँ वो धोख वगैरह लगाते थे। उसके बाद फिर ये डड्डल से होते हुए पार्क के पास से और ऊपर लाल सड़क होते हुए ये वापस वार टाकीज के सामने से चौपटे से वापस दिल्ली दरवाजा ऐसे चले जाते थे। तो उस ज़माने में मैं एक बार बताऊं, पूरा शहर जो है वो 4 दीवारी के अंदर था। 25,000 की आबादी थी 1947 में। तो शहर की 4 दीवारी के बाद कोई भी मकान कुछ भी नहीं था, सारे जंगल जंगलात थे। एक छोटा सा गांव था, वो था मंडी सैनियान, जिसको उस जमाने मंडी मालियान बोलते थे, सबसे निकटवर्ती गांव। इसके अलावा कोई बस्ती आसपास नहीं थी, गांव दूर दराज में थे। अब 1946 की जो मैं बात बता रहा हूँ, राम बारात जब जा रही थी लाल सड़क के पास से, जहाँ आज उद्यमी राम की धर्मशाला जो अब तो ख़त्म हो गई है, वहाँ से लेकर के आगे बदरिया चौक तक ये जुलूस था। तो अचानक बीच में एक मस्जिद आती है। अगर हम इधर से पुरानी सब्जी मंडी से चलें तो दाएं हाथ को एक पतली सी गली है, यहाँ एक मस्जिद है। यहाँ से कुछ लोगों ने निकल करके और उन्होंने लाठी यहाँ बरसानी शुरू कर दी, हमला कर दिया। और वहाँ उद्यमी राम की हवेली थी, जिसको कुम्हारों वाली गली बोला जाता है, इसके नुक्कड़ के ऊपर। तो उद्यमी राम और उसकी फैमिली जो है, वहाँ वो प्रोसेसन रुका हुआ था, राम बारात रुकी हुई थी और वो शरबत वगैरह पिला रहे थे, आरती कर रहे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो जब ये लाठी चार्ज हुआ तो उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण के सिर में लाठियाँ या सिर पर लाठियाँ मारी, उनके घाव आ गए। तो इधर से जो उस ज़माने में भी जो सनातन धर्मी के लोग थे वो अपने अखाड़े लेकर के चलते थे, जिनमें उनके पास भी हथियार होते थे। पीछे भी अखाड़े के लोग थे, आगे भी अखाड़े के लोग थे। जब उनको पता लगा, उन लोगों ने मोर्चा थामा। इसके अंदर पीछे से हमारे सोरगर भाई इनके अखाड़े, जो हमारे हरिजन भाई इनके अखाड़े थे, और आगे जो है मंडी सैनियन वालों का अखाड़ा, बाला राम का अखाड़ा था, और उधर से जो है दिल्ली दरवाजे से पंडित जी का अखाड़ा। ये सभी लोगों ने मोर्चा थामा और बहुत घमासान जो है आपस में जंग मची, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए। हालत यही बताते 15 दिन तक यहाँ कर्फ्यू लग गया था। इसी दौरान क्या था कि पता, जब उद्यमी राम जी राम की बारात का स्वागत कर रहे थे, तो जो डड्डल पार्क है, जहाँ आज अशोक कनौजिया जी का मकान है, इसी गली में अगर ऊपर चढ़े तो आगे गुज्जर चौक आता है, गुज्जर मुसलमानों के मकान थे यहाँ। उन्होंने हरदत्त नाम के लड़के का कत्ल कर दिया। और हरदत्त कौन था? उद्यमी राम जी का लड़का था। वो अपने
जो सैनीपुरा के पास उनका फार्म था, वहाँ से वो आ रहा था कोठी से, सोरे की कोठी से। और जब वो आगे को जा रहा था तो लोगों ने रोका, भाई आज मत जा, तेरे लिए इस गली में जाना ठीक नहीं है। बोला नहीं, मेरे को कौन क्या कहेगा, हमारा आपस में प्यार है। लेकिन वहाँ दो भाई थे, वो रंजिश रखते थे, उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ, बाद में यही पता चला करदर का कत्ल हुआ, तो पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। इस चीज़ को लेके 15 दिन तक कर्फ्यू रहा। अब यहाँ मैं आपको कुछ और बात बताना चाहूँगा। जब हाँसी को जिला बनाया गया था, भूमि की पैमाइश हुई थी, तो यहाँ पट्टीदार नियुक्त हुए थे। मुसलमान जो प्रभावशाली लोग थे और हिंदू जो प्रभावशाली लोग थे, तो उनको पट्टी दी गई थी, जैसे मुगल पट्टी है। इसके बाद फिर हमारे दूसरा जो सबसे बड़ा परिवार था वो था हुकमचंद जैन कानूगो का, जो डड्डल पार्क में थे, क्योंकि वो कानूगो के पद पे थे, तो उनको पट्टी दी गई थी। तीसरा परिवार था लंबरदार, जिनके एक विधायक हुए हैं, 2 विधायक, श्री अत्तर सिंह सैनी जी और उनके पिता श्री ईश्वर सिंह सैनी जी जग्गाबाड़ा से। तो इस परिवार को पट्टी मिली, जिनको लंबरदार, गिरनू लंबरदार बोलते हैं इनको। इसके साथ तीसरी पट्टी थी, वो थी मुसलमान गुज्जर, जिसको ये तीनों पट्टी अगर आप देखेंगे तो मुगल पट्टी है समाधे के पास से खरड़ रोड के ऊपर, जब हम ये लालपुरा रोड पे जाते हैं, खरड़ रोड से लेकर लालपुरा रोड के बीच की जो पट्टी है, खरड़ से हिसार तक, क्योंकि रास्ते में मिर्ज़ापुर गांव भी आता है और रास्ते में शिकारपुर भी आता है, ये मुगलों की पट्टी कहलाती थी। ये बहुत बड़ी पट्टी थी। और इधर जो है सिसाईपुर से लेकर के अगर हम आगे चले जाएं, एक रजवाया आता है बरवाड़ा रोड से लेकर इधर बीच में जग्गाबाड़ा रोड पे, फिर सैनीपुरा रोड पे, वहाँ तक जो जगह थी, हालांकि इनको बहुत लंबी पट्टी दी गई थी, लेकिन ये इन्होंने छोटी जगह, तो यहाँ तक बीच में आप बरवाड़ा रोड के इस साइड में देखोगे तो सारी जो है कानूगो जैनियों के सारी की सारी जगह है। और ये जगह चली गई आप जग्गाबाड़ा रोड तक, ढाणी बुखारीमल कानूगो थे, उनकी थी, गांव है। इसके सड़क के दूसरी साइड में ये सारी की सारी लंबरदारों की पट्टी है, जो अतर सिंह जी का जो परिवार है, ये इनको बोलते हैं, ये सिसाईपुर से लेके जो पूजा नर्सरी है यहाँ से ले, और जग्गाबाड़ा के पास जो आगे रजवाया वहाँ तक इसी परिवार की ज़मीन थी, तो ये पट्टीदार कहलाते हैं। इसके परली तरफ में सैनीपुरा रोड पे जिधर शमशान भूमि है, इस रोड को देखोगे तो यहाँ से गुज्जर मुसलमान जो था इलाई बख्श, और उनकी पट्टी है। तो उनके 2 गांव हैं, ढाणी मन्ने खां और इसके जग्गाबाड़ा के पास बाड़ा सुलेमान, ये दोनों उनके गांव हैं। इनको ये बाहर की ज़मीन तो मिली थी, लेकिन इनको 4 दरवाजे के अंदर, ये जो दरवाजे थे हाँसी के, इनके अंदर भी इनको जगह दी गई थी। तो यहाँ जहाँ ये रहते थे, जैसे डड्डल पार्क में हुकमचंद जैन, उसके ऊपर की तरफ में मुग़ल रहते ही थे पहले से। तो जो हुकमचंद जैन जो कानूगो थे, इनके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो ये लंबरदार फैमिली है ये थी। तो यहाँ इनको दरवाजे के अंदर जगह दी गई थी, तो इनके परिवारों के मकान आज भी यहाँ हैं। इसी प्रकार से डड्डल पार्क से थोड़ा ऊपरली साइड में, जहाँ बाबा जयदेव यानी परवीन इलाहाबादी के पिताजी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन हैं, इनका मकान है। इस क्षेत्र के अंदर जो थी ये गुज्जर जो मुसलमान थे, उनके मकान थे। तो इस तरह से ये जो पट्टीदार थे ये लगभग यहाँ रहते थे। तो अब मैं बता रहा हूँ को जब मुस्लिम लीग और इधर आरएसएस, संगठित आरएसएस की शाखाएं लगनी शुरू होगी, इन्होंने हिंदुओं को संगठित किया, जिनमें लाठी चलाना, अखाड़े थे, ये था सब, और बहुत बढ़ चढ़ करके नौजवान उस ज़माने में इनमें हिस्सा लेते थे। उधर जो मुस्लिम वर्ग का जो नेतृत्व कर रहा था वो इलाई बख्श गुज्जर, तो वो जो है मुस्लिम लीग का उस वक्त मेंबर बना हुआ था। और अक्सर लोगों ने जो मुझे बताया वो यही कहते थे, वो अपने नारे लगाते थे, किसी अवसर पर ये अपने लगाते थे, दोनों में तनाजा होता रहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद शांत हो जाते थे। जब आई बात 1947 में देश आज़ादी की जब बात आई, जब देश का बंटवारा हुआ, तो ये धार्मिक भावनाएं भड़का करके भूमि के टुकड़े हो गए थे। वो इतिहास अलग है, किन कारणों से वे, किन लोगों का इंटरेस्ट था, ये आपको आजकल यूट्यूब के ऊपर सही जानकारियाँ मिल जाएंगी। मैं तो सिर्फ हाँसी की जानकारी दे रहा हूँ।
उस दौरान क्या था कि देहातों में आसपास के लोगों में पहले से ही नफरत की भावनाएं आपस में होनी धीरे धीरे होनी शुरू हो गई थी। हांसी क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स गांव बहुत थे जिनको रांगड़ों का गांव बोलता है। रांगड़ कौन थे? रांगड़ वो राजपूत थे, तंवर राजपूत, जिन्होंने कभी दिल्ली, हांसी, भिवानी, ये अक्षेत्र, इस अक्षेत्र को उन्होंने आबाद किया था। और जो वो बलात ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे वो भी एक अलग इतिहास है। तो वो सब के सब रांगड़ कराने लगे क्योंकि बहुत बेरहम हो गए। धर्म की जब थोड़ी सी भी एक लाइन चेंज हो जाती है तो इंसान का सारी जहनीत बदल जाती है। जब उनको जो पाबंदियाँ सनातन धर्म में होती हैं उनसे आज़ादी मिल गई, धर्म के नाम के ऊपर उनको कट्टरता सिखाई जाने लगी तो वो बहुत ख़तरनाक और कट्टर हो गए थे मार काट के अंदर। तो उनको रांगड़ कहा, हमारे यहाँ उत्तरी भारत में रांगड़ कहा जाता है, क्योंकि मुझे मेरठ में ही पता लगा कि वहाँ रांगड़ों की चौपाल भी है, वहाँ भी रांगड़ी बोला जाता है। तो तंवर राजपूतों को, हिंदुओं को तंवर राजपूत हैं, हमारे भिवानी के पास तंवर राजपूतों के आज भी बहुत से गांव हैं। तो इस तरह से ये जो है संगठन तैयार होने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे ये मैंने जैसे रामलीला को बताया था 14-15 दिन का समझौते के कोई आसार नहीं हुए। उस कर्फ्यू के दौरान बताते हैं कि जिला डीसी ने बहुत कोशिश की, पंचायतें की, लेकिन हमारे जो यहाँ सनातन धर्मी थे उनकी तरफ से एक ही बात उठी, आज तक हम सब कुछ सहन करते रहे। लेकिन इस बार 1946 में रामलीला के ऊपर जो इन्होंने हमारे स्वरूप राम लक्ष्मण के जो लाठियाँ मारी हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब जो भी होगा हो जाएगा। अब बात आ जाती है 1947 की। 1947 के अंदर जब ये बात आ गई कि यहाँ से मुसलमानों को ये हिंदुस्तान छोड़ के, क्योंकि उनको अलग मुल्क दे दिया गया, अलग जगह दे दी गई है धर्म के नाम पे, तो सबको वहाँ जाना होगा, क्योंकि बंटवारा ही धर्म के नाम पे हुआ था। तो मुसलमानों के लिए 2 जगह चुन दी गई थी, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं। उस साइड के लोग उधर जाएंगे और इधर के लोग जो आज पाकिस्तान इधर जाएंगे। पाकिस्तान यानी कि बहुत पवित्र स्थान, उन्होंने हमारे देश को कहा था नापाक। तो ये नापाक अक्षेत्र था और वो पाक अक्षेत्र था, तो इनको सबको वहाँ जाना था। और इसे लेकर के यहाँ बहुत सी मीटिंगें होनी शुरू हो गई थी। तो मिर्ज़ा अब्दुल गफ्फार बेग की हवेली में एक मीटिंग बुलाई जाती है। मिर्ज़ा जी ने क्योंकि वर्द हो चुके थे, उन्होंने लोगों को बुलाया। तो उस मीटिंग में जो शामिल थे उन्होंने ही मुझे बताया था, या धर्मपाल जैन जी थे, क्योंकि उनका मकान उनके सामने था, उन्होंने बताया था जब मिर्ज़ा जी ने कहा भाई सभी भाई, क्योंकि अभी मेरा हिंदू भाई सारे जो है ना थोड़ा कदर करते हैं, और मैं इनको कह दूंगा कोई आप लोगों को हानि ना पहुँचाए, आप अपना सारा माल सामान सब कुछ लेकर के सुरक्षित पाकिस्तान निकल लें, अपने दस्तावेज कागजात जो भी है, और हम यहाँ से आराम से चले जाएंगे। हिंदुस्तान और हांसी छोड़ना पड़ेगा हमारे को। तो इस पर इलाही बख्श जो अपने नौजवान लोगों को साथ लिए वहाँ खड़ा था, उसने कहा मिर्ज़ा जी आप बूढ़े हो गए हो, आपके बस की बात नहीं है, मैं तो यहीं हांसी को ही पाकिस्तान बना दूंगा। इस पर मिर्ज़ा जी ने कहा तू पाकिस्तान नहीं बनाएगा, तो इन गरीब लोगों को मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तो बताते हैं वो नारे लगाता हुआ अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया और कटाक्ष करता हुआ मिर्ज़ा जी के ऊपर। तो वो मीटिंग फेल हो गई। मिर्ज़ा जी ने तब इतना ही कहा भाई इसकी बातों में आओगे तो मारे जाओगे, और जो बच सकते हैं वो चले जाएं। तो बताते हैं बहुत से लोग जो उस जमा उनकी बात मानी, वो अपना सामान लेकर के धीरे 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 पाकिस्तान की ओर चले गए। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान से ये खबरें आनी शुरू हुई कि वहाँ से मारकाट शुरू हो गई है, मार करके रेलों में लाशें भेजी जा रही है इधर से, तो इधर से भी उसका प्रतिरोध शुरू हुआ। तो यहाँ पर भी तनाव हो गया। अब उस तनाव के अंदर मारकाट कैसे शुरू होती है, ये बात बहुत ही समझने वाली है। मैंने बहुत कोशिश की, पता किया, तो जो मेरे सामने बात आई वो ये थी कि एक दिन, अब उस उधर क्या था कि हांसी के अंदर 2 अधिकारी भी चेंज कर दिए गए थे थाने के अंदर। अजमेर सिंह और एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों सिख थे, तो उनको यहाँ तैनात किया गया। ख़ास तौर से इसी मिशन पे लगाया गया था कि हांसी के अंदर जल्दी जल्दी खाली करवाया जाए, ताकि जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं उनको यहाँ आबाद किया जाएगा। अजमेर सिंह और ये जो थे इनका मेन काम, लेकिन यहाँ आपस में अभी लोग ठीक ठाक थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, डड्डल पार्क के पास, जो अब पार्क है, पार्क नहीं था, ये ग्राउंड था,
तो परली साइड में जो गुज्जर मुसलमान थे उन्होंने मोर्चे लगा लिए, और इधर जो है हमारे कानूगो लोग थे, ये इकट्ठा थे, सब के सब खड़े थे कि कुछ होने वाला है। और इनके पीछे जो सैनी बिरादरी थी वो लोग अपने अपने उस ज़माने में जो गुलेल वगैरह होती हैं अपने हथियार जो भी देसी थे लेके खड़े थे। तो अचानक इलाही बख्श ने फायर कर दिया, और बुखारी मल जैन जिनके नाम से ढाणी है, यहाँ बहुत बड़ी आलीशान हवेली भी आज भी है बुखारी की, तो उनके पास से गोली निकल गई और वो घायल हो गए, छर्रा उनको लगा। लोगों ने यह समझा कि लाला बुखारी लाल जो जैन हैं उनको गोली लग गई और वो मर गई। इससे बहुत बड़ा तनाव हो गया, और तनाव होने के बाद एकदम हमला शुरू हुआ। तो वो किसी तरह से उस दिन यहाँ के हमले में तो बचा लिया गया। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि गांव के अंदर जब ये बात फैली, तो क्योंकि उनके मुजारों के गांव यहाँ बहुत थे, जो कानूगो थे, और इसके आसपास जो जितने भी हिंदू थे वो संगठित हुए, और उन्होंने जब ये दरवाजे थे बंद कर लिए गए थे सुरक्षा के तौर पर शहर के पांचों दरवाजे, लेकिन वो गढ़ी मोहल्ला के अंदर जो आज हनुमान मंदिर इस साइड से चढ़े आमटी के ऊपर से, और वहाँ घोसियों का मोहल्ला, आर्य स्कूल के सामने जितने भी आप मकान देख रहे हो, ये घोसी मुसलमानों का मोहल्ला, आज भी इसको घोसियान मोहल्ला कहा जाता है। तो इसके अंदर जितने घोसी थे, घोसी वो लोग थे जो भैंसों का व्यापार करते थे, दूध बेचते थे। तो उस दिन जो घोसी आदि पुरुष बाहर थे शहर से वो बच सके, लेकिन जहाँ यहाँ बच्चा और जो भी मिले उन सबको काट दिया गया। और उसके बाद यहाँ पहला हवाई फायर भी इसी जगह से हुआ था। ये 1 सितंबर की बात बताते हैं। तो उस दिन ये मारकाट शुरू हुई, और उसके बाद ये पूरे शहर में फैलती चली गई, और ये लगातार इतना बुरा हत्याकांड हुए। जिन लोगों ने देखा उन मंजर को, वो आज भी सिरन होती है। इलाही बख्श को भी लोगों ने पकड़ लिया, और पकड़ के ये मनोचा चौक ही है, डड्डर पार्क से थोड़ा ऊपर की साइड में राधेश्याम मंदिर के पास से अंदर देखेंगे, इस चौक में उसको पटक के नीचे जब उसको काटने लगे तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं तुम्हारा हिंदू भाई हूँ, मेरे को जो है ना मारने के बाद जला देना, दफनाना नहीं। तो उन सारे लोगों ने उसको एक ही बात बोली, हाँसी में जो मार काट करवाई हो तेरे कारण हुए हैं, वरना हाँसी में मार काट नहीं होती। और इस तरह से उसको भी यहाँ ख़त्म कर दिया। अगर ये जो लड़ाई फैली ये इतनी भयंकर ढंग से फैली, फिर तो आसपास गांव में और सब जगह तनाव हो गया, सबको यहाँ से जाना पड़ा, किसी को मजबूरी में और किसी को भाई मार काट के द्वारा। तो ये क्षेत्र यहाँ से खाली हुआ। इसी तरह से हरियाणा के अलग अलग जगहों से आप जानकारियाँ लेंगे तो जो पाकिस्तान गए हुए लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके भी हम वीडियो देखते हैं तो वो भी बहुत से ये बात बताते हैं अलग अलग जगह की, मार काट के पीछे कारण क्या थे। 1947 से पहले लोग मिलजुल के रहते थे, और अगर पीछे जाएँ तो और भी ज़्यादा उनमें आपस में प्यार था, ब्याह शादियों में भी आना जाना था, खाली एक धर्म की दीवार थी, बाकी उनके बीच में किसी किस्म का कोई मन मिटाव नहीं था। राजनीति के कारण ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो लाल सड़क के ऊपर आज़ादी का झंडा सरकारी की तरफ से कोई नहीं हुआ था। उस ज़माने में तहसीलदार राजपुरा के रणवीर सिंह थे, लेकिन वो सब के सब डरे हुए थे, क्योंकि अब ये उनके अंदर हुकूमत का, अंग्रेज़ हुकूमत का डर था कि कहीं कोई जो है ना बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, इसलिए किसी ने भी उसको मनाया नहीं। और यहाँ हमारे पुरुषोत्तम वैद्य जी हैं, एक बनारसी दास जी जैन थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जैन जी उन्होंने ही झंडा लहराया था। स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया, लड्डू बांटे गए थे। लाल सड़क के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं था, तिरंगा तो था लेकिन उसमें चरखे का निशान था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन लोगों ने अभी भी डर था, और ज़्यादातर लोगों ने भगवा ध्वज लहराया। जैसे बताते हैं कटले वाला तो इतना घबरा गया था कि कहीं मैं कोई सा झंडा लहराऊं और कल को आफत आ जाए, इसलिए उसने कहा चलो भगवा झंडा ही लहरा के रखते हैं, कम से कम ये हिंदुओं का है। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ। अब उसके बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। शहर 1947 तक, हमारा हासिल शहर 1980 तक भी लगा के चलें तो ये शहर बहुत पैसे वालों का धनवान देश था। देश की आज़ादी के बाद जो मारकाट हुई वो इसके ऊपर एक कलंक, और वो कलंक
एक ऐसा है कि आज ये शहर हाशिए के ऊपर है, बाकी आप आज़ादी के बाद इसका ये देख रहे हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास संक्षिप्त में दिया है, और इसके बारे में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आपको दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जानकारियाँ मुझे कहाँ से मिली। 2000 से लेके 2004 तक जब मैं काम कर रहा था, लगभग बहुत बुज़ुर्ग लोगों से मैं मिला हूँ, 50 के करीब। उन लोगों से जो यहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग, बुज़ुर्ग हो चुके थे, उन लोगों ने 1947 में क्या देखा, उससे पहले क्या माहौल था, तो उन्होंने कम से कम उनके पास 3-3, 4-4 पीढ़ियों की बातें थी, वो सभी उन्होंने मुझे बताई। इसी प्रकार पाकिस्तान से जो लोग आए थे, हमारे शहर के मुखिया लोग, उन लोगों से मैं मिला। बाबू वीर भानमदान, अमीर चंद जी मक्कड़ और भगत चेला राम जी जैसे जो लोग थे, बहुत सुलझे हुए लोग थे, उन लोगों से जब मिला मैं, उन लोगों ने मेरे को बहुत सी जानकारियाँ दी। इसके अलावा भी असंख्य और लोगों से मैं मिलता रहा, सबकी रिकॉर्डिंग की, वो सब लोगों से मैं मिला। अब बात आती है कि 1857 का मुझे कैसे पता लगा। तो मैं हरी मेडिकल, आप अपने गुसाई दरवाजे बाहर देखा होगा, तो ये हरी राम जी के नाम से है। हरी राम जी को गुजरे हुए भी आज लगभग 20-25 साल हो चुके हैं। तो 20-25 साल पहले जब मैंने उनसे बात की थी, एक दिन उनके घर बैठे हुए, तो उस समय उनकी आयु लगभग 90-92 के करीब थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो लगभग 1920 के आसपास वो बच्चे थे, समझदार थे। तो उनके दादाजी अक्सर वहाँ, क्योंकि पहले बैठकों में लोग बैठते थे अपने दादाओं के पास, बुजुर्गों के पास, तो वो बातें सुनते थे। तो वहाँ ये जिक्र होता था, उसके दादा ने ये बात उसको बताई थी कि 1857 में गिरिडीह चलती उन्होंने, उसके दादा ने देखी थी। कौन लोग थे, कहाँ से कैसा हुआ, तो कोई गिरिडीह जो चली थी वो लेकर के आए थे, बैलों से चल रही थी, डड्डल पार्क में आके रुकी थी। 4 लोगों को फांसी दी गई थी, लाला हुक्मचंद जैन, फ़कीर चंद जैन, मिर्ज़ा मुनीर बेग और मुर्तज़ा बेग। और इसके बाद मुस्लिमों को, दोनों को, उनको जलाया गया, लाला हुक्मचंद जैन और फ़कीर चंद जैन को दफनाया गया। उसके पहले उनके ऊपर, लाशों के ऊपर दही डाल के कुत्तों को खिलाया गया, उनकी लाश नुचवाई गई थी। तो इतना भयंकर मंजर उन लोगों ने देखा था। और यहाँ जो भी थे अधिकारी, सिर्फ अंग्रेज़ थे, उनके साथ जो लोग आए थे वो हिंदू सैनिक थे, सभी के सब, वो रियासतों के सैनिक थे। अब वो रियासतों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो उनकी ड्रेस वगैरह देख करके लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था, और वैसे भी रिकॉर्ड के अंदर है वो लोग किन किन रियासतों के सैनिक अंग्रेज़ों का साथ उस ज़माने में दे रहे थे। तो ये जो है उस, हाँ, लोगों को ये निर्देश दे दिया था कोई भी दरवाज़ा खोल करके ना देखे। लोगों ने अपनी खिड़कियों से, छतों के ऊपर से छुप छुप के वो सारा नज़ारा देखा था। तो इस तरह से 1857 की बहुत सी बातें जो लोगों ने देखी थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के पास थी। मैं आपको एक और बता दूं कि आज से लगभग 20 साल पहले तक हमारे पास वो बुज़ुर्ग लोग थे। अब ज्ञानचंद सेठी जी थे, लाल सड़क पे रहते थे। ये तो 25 साल के थे जब 1947 का बंटवारा हुआ। तो बंटवारे के समय जब पाकिस्तान से इनका परिवार आ रहा था, तो ये तो उस समय जलंधर में थे, किसी काम से आए हुए थे। तो जब इनको पता लगा तो वापस जा ही नहीं सके। इसका परिवार भी जो है ना जलंधर, अमृतसर के अंदर इनको मिलता है। उसके बाद कैसे कैसे लोग यहाँ आकर के इनको कैसे बंटवा, सभी चीज़ें उन लोगों ने हमें बताई थी। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, आज क्योंकि गूगल का ज़माना आ गया है, ना हमारे बुज़ुर्गों के पास इतनी जानकारी है। बुज़ुर्ग का मतलब है जिनकी उम्र 60 साल के करीब होगी, उससे ऊपर हो गई है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। आज आप हांसी शहर के बारे में कोई जानकारी लेना चाहें तो पूरे शहर के अंदर कोई एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो किसी किस्म की कोई जानकारी रखता हो। यहाँ तक कि अपने परिवार, कुटुंब की भी जानकारी रखने वाले लोग नाम मात्र को हैं। लेकिन आज से 20-25 साल तक वो लोग, पहले तक वो लोग थे जिनकी आयु 70-70, 80-80 साल की थी, जिनके पास 3-3, 4-4 पीढ़ियों का ज्ञान मौजूद था। और जिनसे हमने जब बातें की तो बहुत सी बातों का हांसी के इतिहास पर पता चला था। उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको अक्सर ये बातें बताता हूँ, कुछ दस्तावेज़ों में, कुछ लोगों का बताया हुआ। तो इस तरह से ये हांसी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ये मैंने आपको जानकारी दी है। हो सकता है ये आपको लंबी लगे, लेकिन है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। शायद ही आपको ऐसी बातें कोई और बताए।
अगर आपको अच्छा लगे इसको आगे शेयर करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।